नमस्कार बच्चों, मैं सुनंदा रानी, प्रवक्ता हिंदी, डाइट मंडी से आज आपको व्याकरण शिक्षण के बारे में बताऊंगी। व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत अर्थ, आवश्यकता तथा महत्व, उद्देश्य, व्याकरण के प्रकार और प्रणालियां, व्याकरण शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी या विस्तृत रूप से आपको सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी। सबसे पहले व्याकरण का अर्थ एवं स्वरूप। भाषा का शुद्ध प्रयोग करना भी एक कला है। तात्पर्य यह है बच्चों कि भाषा को शुद्धता से प्रयोग करना सबकी बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति भाषा को शुद्धता से या शुद्ध रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने या किसी दूसरे के सामने शुद्ध रूप से प्रकट करता है, वो एक कलाकार है, उसमें एक कला है। बहुत सारे लोग देखा होना आपने कि भाषा को बहुत अच्छे ढंग से क्या है शुद्ध रूप के साथ दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। और हाँ, कहा भी जाता है कि इसको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसा सब कहते हैं। भाषा के नियमों के शास्त्रों को ही भाषा के नियम शास्त्रों को ही व्याकरण कहा जाता है। कहने का मतलब भाषा के नियमों के शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण जो है भाषा के नियमों पर आधारित है। अगर भाषा के नियम व्याकरण में निहित नहीं होंगे तो व्याकरण नहीं बन सकती। तात्पर्य यह है कि नियमों को ताक पर रख करके ही व्याकरण का रचना हुआ है, और व्याकरण के नियमों को ताक पर रख कर ही गद्य और पद्य की रचना होती है। पद्य में थोड़ा बहुत व्याकरण नियमों की अवहेलना की जाती है, परंतु गद्य में व्याकरण के नियमों का भरपूर पालन किया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के लिए जो नियम उपयोगी किए जाते हैं या जो नियम उपयोग किए जाते हैं, उनके समूह को व्याकरण कहा जाता है। जब भाषा को शुद्ध रूप से बोलते हैं और शुद्ध रूप से बोलने के लिए जिस भी नियम का हम पालन करते हैं, जिस भी नियम का हम उपयोग करते हैं, उसके समूह को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो शब्दों पर अनुशासन रखता है और इनको नियमों और सिद्धांतों में बांधता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्याकरण आपको आता है, आपको शब्द आते हैं, भाषा के आप बहुत माहिर है तो आप भाषा के शब्दों का अनुशासन न रखते हुए कुछ भी बोल दें। तात्पर्य है कि अनुशासन, जो भी शब्द आपने बोलने हैं वो अनुशासन में होने चाहिए। असभ्य भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। सभ्य भाषा का प्रयोग करना ही भाषा है। भाषा ऐसे तो पशु पक्षियों के भी होते हैं। बहुत सारे हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी अपनी भाषाएं हैं, पर मनुष्य की भाषा से तात्पर्य है सभ्य भाषा से, शिष्ट भाषा से। अगला है हमारा व्याकरण शिक्षण का महत्व और उपयोगिता। व्याकरण ही भाषा के वर्णों तथा शब्दों के वाक्यों को जोड़ता है। व्याकरण के बगैर हम किसी भी वाक्य को नहीं पिरो सकते। जब वाक्य नहीं बनेंगे तो हम किसी भी साहित्य या गद्य का वर्णन नहीं कर सकते। जो गद्य और पद्य है और इसके ही अनुरूप हमारे सारे जीवन शैली चलती है। मान लो हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे जो हम जिस भाषा में व्यक्त करते हैं वो गद्य है, उसको गद्य रचना कहेंगे। हम किसी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने जो ज़रूरतें हैं उसकी मांग करते हैं, आपका काम क्या है उसके बारे में आप उसको विस्तार से बताते हैं। ये सब के सब भाषा के वर्णों तथा शब्दों के वाक्यों को जोड़ता है, और जोड़ने के बाद हम किसी दूसरे के सामने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा रूपी भवन का निर्माण करने के लिए शब्द यानी ईंट है, तो व्याकरण सीमेंट है। कहने का मतलब शब्द और व्याकरण मिला करके भाषा को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ईंट है और उसके साथ जो उसको बिल्कुल पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए सीमेंट नहीं हुआ तो वो ईंट किसी काम की नहीं है। ईंट इधर उधर बिखर जाएगी। जैसे भाषा आपके पास है और भाषा के नियमों को आपको पालन में रख के अगर भाषा का प्रयोग आपने नहीं किया तो उस भाषा का सार्थक होना निश्चित नहीं है। एक भाषा सार्थक एक निरर्थक होती है।
तो जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि किसी से कुछ पूछते हैं तो करते हैं, मिर्च लगने पर सी करते हैं। ये कोई भाषा नहीं है। भाषा वो है जो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल मतलब स्पष्ट है और जो दूसरों को समझ में आ जाए। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है। अगला है व्याकरण जो है हमारी जो भाषा है, हमारी जो वाणी है, हम जो बोलते हैं, हम जो लिखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, उसको व्यवस्थित करता है। मान लो एक बच्चे को आपने चित्र दिखा दिया कक्ष में, व्यवस्थित करने का एक ढंग बताती हूँ मैं आपको। कक्ष में एक आप चित्र बना के लाए और बच्चे को बोला कि इस चित्र में जो कुछ भी दिख रहा है बच्चे इसको आप बताओ और मैं क्या है श्यामपट्ट पर लिखता जाता हूँ। आप बच्चे से पूछते जाते हैं आप और उसको श्यामपट्ट पर लिखते जाते हैं। मान लो गाय का प्रस्तावी है, गाय पर निबंधी है, तो बच्चा आगे पीछे बोलेगा क्योंकि बच्चा अभी उसको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ पहले बोलनी है, कौन सी चीज़ बाद में बोलनी है, कौन सा पंक्ति बाद में आएगी, कौन सी पहले आएगी। तो जैसे बच्चे ने कहा वैसे के वैसे आप लिखेंगे और उसको बाद में क्या है व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है। तो कहने का मतलब बाद में उसको संशोधित करके व्यवस्थित रूप से उसको पंक्तियों को व्यवस्थित करके अच्छे से निबंध तैयार करके बच्चों को बताएंगे कि आपने ये निबंध तैयार कर दिया और आप ही ने कहा है, आप ही के कहे गए शब्दों को मैंने ऊपर नीचे व्यवस्थित रूप से करके आपको बता दिया। ये व्याकरण का कमाल है। व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियाँ दूर होती है। याद रहे कि जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण का अच्छे से आपको वर्तनी का ज्ञान नहीं होगा, उच्चारण का ज्ञान नहीं होगा, तो अशुद्धियाँ दूर नहीं होगी। तो व्याकरण शिक्षण के भरपूर विस्तार पूर्वक या व्याकरण का जो समुचित व्याकरण का अगर आपको क्या है ज्ञान होगा, तब ही जाकर के आपकी ये अशुद्धियाँ दूर होगी और आप बच्चे को भी ये सब सिखा सकते हैं। हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम भले ही किसी स्तर का हो, उसमें व्याकरण का शिक्षण नितांत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा में कई लोग ऐसे बोलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की जरूरत नहीं होती है क्योंकि छोटे बच्चे व्याकरण को भली भांति से नहीं समझते। ऐसा नहीं है। जब बच्चों को छोटी कक्षाओं से व्याकरण का ज्ञान नहीं देंगे तो बड़े कक्षाओं में जा करके उनको व्याकरण का ज्ञान देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम भले ही किसी भी स्तर का हो, उसमें व्याकरण का शिक्षण नितांत आवश्यक है, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो अपर प्राइमरी का हो, चाहे वो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पे हो, व्याकरण का शिक्षण जरूरी है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण का प्रथम उद्देश्य भाषा की ध्वनियों, उनके सूक्ष्म अंतर तथा उच्चारण को सीखना है। सबसे पहले क्या है, भाषा की ध्वनियों को सीखना है हमें। भाषा की ध्वनियाँ जब तक आप नहीं सीखेंगे, कौन सी ध्वनि कहाँ पर, किसकी ध्वनि का आवाज़, किस ध्वनि को किस तरह से उसको आवाज़ के साथ बोलना है। जब मान लो आपके वर्ण है, वर्णों की संख्या है या वर्ण है, स्वर और व्यंजन है, तो उनको किस तरह से उच्चारित करना है, ये व्याकरण ही सिखाता है। उसके सूक्ष्म अंतर जैसे ई और ई में, अ और आ में, है ना, ऊ और ऊ में, ये सारी ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों के मतलब कहने का मतलब है भाषा में ध्वनियाँ है। ध्वनियों का उतार चढ़ाव ही हमारे शब्दों को निर्धारित करते हैं। जब तक आप ह्रस्व और दीर्घ और अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों का पता नहीं चलेगा, तब तक आप उसको अच्छे से क्या है लिख नहीं सकते। जब आप अच्छे से उसका उच्चारण नहीं करेंगे, शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे ध्वनियों का, तो लिखने में भी क्या है अशुद्धता आएगी, शुद्ध नहीं लिखेंगे। उच्चारण को सिखाने का एकमात्र यही तरीका है कि आपकी जो ध्वनियाँ हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। व्याकरण छात्रों को शुद्ध वर्ण, शुद्ध शब्द योजना, शुद्ध शब्द रूप तथा वर्तनी का ज्ञान करवाती है। व्याकरण क्या है, शुद्ध वर्णों का। आपके वर्ण है, वर्ण कितने हैं, स्वर और व्यंजन, वो उनको शुद्ध रूप से किस तरह से उसका उच्चारण किया जाना चाहिए और कितने वर्ण है, किस वर्ण को कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब व्याकरण ही बताता है। शुद्ध शब्द योजना कैसे बनाना चाहिए, शुद्ध कैसे होता है, शब्द योजना को बनाने में शुद्धिकरण कैसे की जाए, अशुद्ध शब्द की योजना ना बने, शुद्ध बने, ये सारा व्याकरण द्वारा ही पता चलता है। शुद्ध शब्द रूप, शब्द के रूप जो है शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये
अगर आपने इसको ढंग से नहीं लिखा है, उसका रूप का ज्ञान अच्छे से नहीं है, शब्दों के रूपों का, तो ये भी व्याकरण के नियमों का अवहेलना होगा। तो व्याकरण में जो है कोई भी अध्यापक है, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, चाहे वो क्या है मिडिल का हो, उसको क्या है वर्तनी का समुचित ज्ञान होना चाहिए। वर्तनी से तात्पर्य यहाँ पर है, अंग्रेजी में स्पेलिंग्स बोलते हैं जिसको, वर्तनी अशुद्ध लिखना, अशुद्धि, वर्तनी उसको कहते हैं जिसको अशुद्धि लिखते हैं, अशुद्ध लिखते हैं। मान लो आपने आशीर्वाद लिखना है, आशीर्वाद लिखने में र का प्रयोग उधर द पर कर दिया तो कुछ हो जाएगा, व पर किया तो वा पर किया तो कुछ और हो जाएगा। तो मात्राओं का सही अक्षर पर लगा करके उसको अच्छे से ज्ञान देना ही वर्तनी है। व्याकरण शिक्षण से विद्यार्थी वाक्य रचना के नियमों तथा विराम चिन्हों के शुद्ध प्रयोग को सीख जाता है। व्याकरण शिक्षण क्या है? वाक्य रचना। आप वाक्य बना रहे हैं, आपने वाक्य आगे पीछे बनाया है, आपका ये वाक्य संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, ये व्याकरण ही बताता है, उसके नियम ही बताते हैं, नियमों तथा विराम चिन्हों। उसके बाद है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बगैर तो व्याकरण शिक्षण में जो निहित विराम चिन्ह है उसके बिना आप वाक्यों की जो शुद्धता परख नहीं सकते हैं। कहाँ विराम चिन्ह का, कहाँ अल्प विराम लगाना, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ विस्मय आदि बोधक, कहाँ पर उद्धरण चिन्ह, कहाँ पर क्या है जो कहते हैं अर्धविराम, ये सब कहाँ लगते हैं, ये व्याकरण के द्वारा ही हमें पता लगता है। उसका शुद्ध प्रयोग कैसे करना है, जैसे रोको मत जाने दो, ये एक है, फिर रोको मत जाने दो, रोको के बाद हमने एक अर्धविराम लगा दिया तो मत जाने दो। इन दोनों जो वाक्य है इनका दोनों का अर्थ भिन्न हो जाता है। किस कारण? विराम चिन्ह लगाने के कारण। व्याकरण की सहायता से विद्यार्थी सुक्तियों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करते या करने लगते हैं। व्याकरण की सहायता से विद्यार्थी सुक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी वाक्य आएगा उसमें अलंकार लगाना है या उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना है तो वो सुक्तियों और मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करेगा। और प्रसंग के अनुकूल होगा। और ये सही कि प्रसंग कुछ और है, उसको जो लोकोक्ति या मुहावरे उचित स्थान पर क्रमबद्धता से लगाना या प्रयोग करना सीख जाएगा। व्याकरण शिक्षण के फलस्वरूप विद्यार्थी स्वराघात तथा बलाघात के अनुसार अर्थ ग्रहण करना सीख जाता है। व्याकरण शिक्षण जो है विद्यार्थी को वाक्य पढ़ते समय कहाँ स्वराघात लगाना है, कहाँ बलाघात लगाना है, ये सब क्या है सिखा देता है और उससे अर्थ ग्रहण करना भी सीख जाता है। स्वराघात और बलाघात जैसे ई की मात्रा है, ये स्वर है, स्वर हमारे जो सारे के सारे स्वर जो है जो मात्राओं वाले हैं और जो हमारे व्यंजन है स्वरों पर आधारित होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन है। ठीक है, तो स्वराघात और बलाघात, मैंने मान लो कालाश या काला, इधर कमल या कमला, कमला, क में कम स्वर और ल में कम और ला में ज्यादा, तो वहां स्वराघात या बलाघात कहाँ लगा? ला पे। व्याकरण शिक्षण की विधियां, सिद्धांत प्रणाली। सबसे पहले व्याकरण शिक्षण में सिद्धांत प्रणाली। व्याकरण शिक्षण सामान्य भाषा से सर्वदा अलग प्रक्रिया है। प्रत्येक स्तर पर व्याकरण शिक्षण एक जैसा नहीं होता। ठीक है, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चों को माध्यमिक स्तर पर बच्चों को अलग व्याकरण शिक्षण होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण बच्चों का थोड़ा प्राथमिक स्तर का होना चाहिए। इससे क्या है व्याकरण शिक्षण को की विधियों के साथ साथ उनको जो अच्छे प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण के प्रमुख विधियां इस तरह से, पहले है सिद्धांत प्रणाली। सिद्धांत प्रणाली में, इस प्रणाली में शिक्षक सबसे पहले व्याकरण के नियमों की शिक्षा विद्यार्थियों को देता है। व्याकरण के नियम आने चाहिए, शिक्षक को स्वयं को व्याकरण में पारंगत होना चाहिए और जो व्याकरण के नियम है वो सबसे पहले इस विधि में, सिद्धांत प्रणाली में या सिद्धांत विधि में बच्चों को क्या है व्याकरण के नियमों की शिक्षा देता है। उदाहरणों द्वारा उन नियमों को व्यवहार में लागू करके दिखाता है। इसके बाद वह विद्यार्थियों को व्याकरण के इन पठित नियमों को याद करने के लिए
आदेश देता है। ठीक है, सिद्धांत प्रणाली के अंतर्गत इसके दो भाग है, पाठ्य पुस्तक विधि और सूत्र विधि। पाठ्य पुस्तक विधि और सूत्र विधि सिद्धांत प्रणाली के उपभाग है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक विधि। इस विधि में व्याकरण शिक्षण के लिए व्याकरण के नियमों को दर्शाने वाली किसी पुस्तक को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाता है, यानी कि पुस्तक का सहारा लेते हैं इसमें कक्षा विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप व्याकरण के नियमों, सिद्धांत, परिभाषाएं, उदाहरण आदि दिए जाते हैं। शिक्षक इन नियमों का परिचय व उनके उदाहरण स्पष्ट करते हुए विद्यार्थियों को उनका ज्ञान प्रदान कराता है। दूसरा है सूत्र विधि। इसके अंतर्गत है सिद्धांत प्रणाली के अंतर्गत सूत्र विधि, इसका दूसरा भाग है। सिद्धांत प्रणाली के अंतर्गत सूत्र विधि द्वारा विद्यार्थियों को व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इसमें व्याकरण के नियमों को परिभाषित करने की बजाय सूत्रों की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। विद्यार्थी को ये सूत्र रटने पड़ते हैं और धीरे धीरे अभ्यास द्वारा उन्हें कंठस्थ किया जाता है। यानी कि इसमें रटन ये प्रणाली, सूत्र प्रणाली में बच्चे को रटने पर मजबूर किया जाता है। जब तक रट करके उन सूत्रों को याद नहीं करेंगे तब तक उनको सूत्र विधि में क्या है, सफलता प्राप्त नहीं होगी। सूत्र विधि के दोष भी है। दोष यही है कि इसमें रटने की प्रवृत्ति बच्चे में जाग जाती है। बच्चा जो है अपने समझ के अनुसार व्याकरण शिक्षण को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, अगर दूसरा है सिद्धांत विधि एक हुआ, दूसरा होगा भाषा संसर्ग प्रणाली। विद्यार्थियों को अलग से व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे के मानस पटल पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है और उसका बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य केवल शुद्ध भाषा पढ़ना ही है। इसके लिए पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं लेखकों की रचनाएं संकलित की जानी चाहिए जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से जिनकी रचनाएं पूर्णतः सही है। इसके साथ साथ विद्यार्थी को इस प्रकार के लोगों के साथ वार्तालाप करवाया जाए जो केवल शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हों। ऐसा करने से व्याकरण के नियमों की जानकारी दिए बिना ही छात्र भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने लगेंगे। तीसरा है व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली के तीन भाग है, प्रयोग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। सबसे पहले है व्याख्या प्रणाली। सबसे पहले क्या है, प्रयोग विधि। कुछ विद्वान इसे विश्लेषण विधि भी कहते हैं। इस विधि के भी निम्न और उपभाग दो है, आगमन विधि और निगमन विधि। प्रयोग विधि के दो भाग है, आगमन और निगमन। दोबारा से बोलती हूँ, व्याख्या विधि के दो प्रकार है, दो है, प्रयोग विधि और संयोग विधि। प्रयोग विधि के अंतर्गत आगमन विधि और निगमन विधि आते हैं। तो सबसे पहले हम आगमन विधि पढ़ेंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम विद्यार्थियों के समक्ष उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए व्याकरण के विभिन्न नियमों को समझाया जाता है। इसके पश्चात पुनः उदाहरण देकर नियमों की जांच की जाती है, यानी कि उदाहरणों द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करके पढ़ाए जाने वाले विधि को, उदाहरण प्रस्तुत करके मुख्य पाठ्य बिंदु तक आने वाली विधि को क्या कहते हैं, आगमन विधि। और मेरे हिसाब से भी और जो भी जिन्होंने भी इस विधि का निर्माण किया है उनके अनुसार भी ये विधि सबसे उत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि है। दूसरा है इसका निगमन विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम बच्चों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराता है, फिर उदाहरण देकर उन नियमों को स्पष्ट करता है। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि बच्चे बिना सोचे समझे इन नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। इसलिए कुछ विद्वान इस प्रणाली को अवैज्ञानिक मानते हैं। बच्चे इससे अधिक उपयोगी नहीं मानते, बच्चों को इससे ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचता है और इसको ज़्यादा उपयोगी नहीं मानते। अगला है सहयोग विधि। सहयोग विधि, इस प्रणाली को समवाय विधि भी कहा जा सकता है। इस विधि में भाषा शिक्षण के सभी मौखिक तथा लिखित कार्य कराते समय
गद्य पढ़ाते समय अथवा रचना कार्य कराते समय व्याकरण के नियमों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी कि जब आप गद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य पढ़ा रहे हैं, कोई भी कार्य करा रहे हैं, कोई पाठ्य पुस्तक को आप काम के लिए दे रहे हैं, गृह कार्य के लिए दे रहे हैं, तो उस समय क्या कहते हैं, उस समय उस वक्त क्या है, व्याकरण इसमें आ जाए। व्याकरण तो गद्य में है ही है, पद्य में भी है, गद्य में भी है। तो उस बीच में क्या है, जो व्याकरण के कुछ जो भी पाठ्य वस्तु आ जाए तो बच्चों को कहा जाता है कि ये देखो इसमें पर्यायवाची शब्द आया, ये देखो इसमें समान समान ध्वनि वाले शब्द आए, ये देखो इसमें संज्ञा के शब्द आए। तो इस तरह से बीच बीच में बच्चों को व्याकरण की शिक्षण भी दी जाती है, क्योंकि व्याकरण के नियमों के उदाहरण पाठ्य पुस्तक में ही उपलब्ध होते हैं। अगला है व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण को सरस और रुचिकर बनाने के उपाय। व्याकरण शिक्षण को माना जाता है कि ये नीरस विधा है, इसमें आनंद नहीं मिलती है, आनंद की अनुभूति नहीं होती है जिस तरह से पद्य और गद्य में मिलती है। पद्य में बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है, उसके बाद गद्य में भी होती है, पर यह माना जाता है कि व्याकरण में आनंद की अनुभूति नहीं होती है, यह एक नीरस विधा है। तो सबसे पहले है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण की केवल व्यावहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान देना है कि व्यवहार में व्याकरण का प्रयोग कैसे होता है। आपने देखो ये काम किया, ये चीज़ें, ये पढ़ाई किया, इसमें आपका व्याकरण के ये शब्द मौजूद है, संज्ञा क्या है ना, विशेषण क्या है। इस तरह से व्यावहारिक ज्ञान देना है उनको। व्याकरण के सीधे नियमों पर नियमों की ओर आकर्षित नहीं करना है। बच्चों में इससे रुचि उत्पन्न नहीं होगी, बच्चे ऊब जाएंगे और व्याकरण को क्या है, एक नीरस विधा के रूप में देखेंगे और उनको एक बोझ लगेगा व्याकरण पढ़ना। दूसरा है, जब बच्चों को भाषा का समुचित ज्ञान हो जाए तब निम्न माध्यमिक कक्षाओं में आगमन प्रणाली की सहायता से व्याकरण के नियमों की शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर आपको मैं एक उदाहरण दूँ। मान लो आपने संज्ञा पढ़ाना है। संज्ञा पढ़ाना है तो आप जो छोटे बच्चों को संज्ञा पढ़ाएंगे तो मान लो 5वीं क्लास को संज्ञा पढ़ा रहे हैं, संज्ञा की परिभाषा तक आना है, आगमन विधि का प्रयोग इसमें करना है। मैंने इससे पहले आपको आगमन विधि पढ़ाया। आगमन विधि का मतलब है उदाहरणों के साथ पढ़ाना, ठीक है। आप सबसे पहले परिचित बातें करेंगे बच्चों से। बच्चों को बोलेंगे कि आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, आपके घर में कितने परिवार हैं, उनके नाम क्या है। उसमें जब नाम पूछेंगे तो व्यक्ति आ गया, और वस्तुएं पूछेंगे कौन कौन से वस्तुएं हैं पूछेंगे तो वस्तु आ गया। आप जब बड़े बड़े शादी ब्याह में जाते हैं तो कैसे कैसे कौन कौन से स्वाद वाले खाना खाते हैं। कोई बोलेंगे मीठा भी मिलता है, दाम खाते हैं तो मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, नमकीन भी होता है, ये भाव आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या है पालतू जानवर देखे हैं, कौन कौन से जानवर हैं। कोई बोलेगा कुत्ता, कोई बोला बिल्ली, कोई गाय। गाय तो सबके पास होती है, ये हो गया जाति, है ना। तो किसी व्यक्ति, स्थान, भाव और जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने क्या है बच्चों से ही बुलवाया, बच्चों ने जो जो बोला वो हमने श्यामपट्ट पर लिखा और उनको फिर बाद में वस्तु का नाम दिया। और वस्तु के लिए और स्थान के लिए मैंने पूछा नहीं, स्थान के लिए बच्चों को पूछ सकते हैं कि बच्चों आप छुट्टियों में कहाँ जाते हैं। कोई बोलेगा शिमला है, कोई बोलेगा नानी के घर। नानी के घर का स्थान मान लो नेर चौक है या फिर छोटा शिमला है, कुछ भी हो सकता है। तो वो स्थान में आ गया, तो उन्हीं से बुलवा करके उदाहरणों के द्वारा उन्हीं से ही कहलवा के उन्हीं से बच्चों से पूछ करके आप श्यामपट्ट पे लिखेंगे। श्यामपट्ट पर लिखने के बाद आप उनको क्या है वस्तु, स्थान, जाति, भाव सबको इकट्ठा करके एक क्या करेंगे संज्ञा की परिभाषा तैयार करके बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ये है आगमन विधि। तो जब बच्चों को भाषा का समुचित ज्ञान हो जाता है तो वह क्या है आगमन प्रणाली की सहायता से व्याकरण के नियमों की शिक्षा दी जानी चाहिए और व्याकरण के नियमों को समझते हैं। कंठस्थ करने की प्रवृत्ति को त्याग कर नियमीकरण की प्रवृत्ति को अपनाया जाना चाहिए। व्याकरण कंठस्थ करने की चीज है, पर इसमें नियम है, एक नियम है। संज्ञा पढ़ाना है तो संज्ञा के नियम है,
सर्वनाम पढ़ाना है उसके नियम है, विशेषण पढ़ाना है तो उसके नियम है, संधि पढ़ाना उसके नियम है, समास पढ़ाना उसका नियम है, प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ाना ये नियम है। तो इन नियमों को दरकिनार करके हम व्याकरण की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो कंठस्थ करने के लिए दिया जाना चाहिए, अलग अलग सूत्र उसमें लगते हैं, अलग अलग नियम है उसमें। तो बच्चे इसमें क्या सीख जाते हैं, कंठस्थ करने की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है और नियमीकरण करने की प्रवृत्ति बच्चों में आ जाती है। इसी के साथ हमारा व्याकरण शिक्षण खत्म हुआ। धन्यवाद, नमस्ते।